हेलो बच्चों। क्लास 11th की फिजिक्स में आज हम सब लोग थर्मोडायनेमिक्स यानी ऊष्मागतिकी नाम के चैप्टर को स्टार्ट करने वाले हैं। तो आप सभी बच्चों का हमारे अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल आदर्श बालाजी सॉल्यूशन पर स्वागत है। सबसे पहले हम जानेंगे ऊष्मागतिकी होता क्या है। तो ऊष्मागतिकी भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम ऊष्मा, कार्य, तापमान और ऊर्जा के मध्य संबंधों का अध्ययन करेंगे। समझिए बात, ऊष्मा, कार्य, तापमान और ऊर्जा, जो अन्य ऊर्जाएं बची हुई हैं ऊष्मीय ऊर्जा को छोड़ करके, उन सभी के मध्य संबंध क्या है, रिलेशन जो है उसी का अध्ययन करेंगे। तथा ऊर्जा का ऊष्मा से कार्य, ऊर्जा का ऊष्मा से कार्य और इसकी विपरीत यानी कार्य से ऊष्मा का भी अध्ययन करेंगे कि ऊर्जा को कैसे, किसी भी ऊर्जा का जो वो रूप होता है यानी ऊष्मीय ऊर्जा, ऊर्जा का एक रूप यानी ऊष्मीय ऊर्जा को हम कार्य में और कार्य को ऊर्जा ऊष्मा में, कहने का मतलब है चेंज कैसे करेंगे, उसके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक, तो कार्य को ऊष्मा में और ऊष्मा को कार्य में। अब इस प्रक्रिया में क्या क्या होगा वही चीज हम सब लोग ऊष्मागतिकी में पढ़ेंगे। ठीक, तो इसके डेली लाइफ में एग्जाम्पल क्या है वो देखेंगे, तब जाकर के इस चैप्टर की हमें फील आएगी। तो सबसे पहला एग्जाम्पल हमारा है, जब हम खाना पकाते हैं तब ऊष्मा बर्तन से बर्तन में, ठीक है, बर्तन रखते हैं, बर्तन में ही तो खाना पकाते हैं, तो ऊष्मा जो होती है नीचे से बर्नर से निकल करके या गैस से निकल करके बर्तन में जाती है। ठीक है, बर्तन से बर्तन में यानी बाहर से अंदर, और फिर भोजन में जाती है। यानी ऊष्मा का संचरण और ऊष्मा गतिकी का फर्स्ट नियम इसी में लगा है। पहले तो बर्तन पर कार्य किया गया, बर्तन का टेम्परेचर बढ़ाया गया तो उसमें कुछ ऊष्मा व्यय हुई। ठीक, यानी वहां कुछ कार्य हुआ है, ऊष्मा वो कुछ कार्य में चेंज हो गई है, और फिर इसके बाद अंदर जो है वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन करेगा, कणों पर कुछ ऊष्मा देगा। तो ये ऊष्मा संचरण और ऊष्मा गति का फर्स्ट नियम है। एग्जाम्पल भी है, फ्रिज और एसी ऊष्मा को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, यही काम है। वो गर्म ऊष्मा को चेंज करता है ठंडी में, ऐसा नहीं है, वो गर्म वाली ऊष्मा को खींचता है और उसको ठंडा बना करके वापस भेजता है। ये होता है ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम। और ऐसे ही वाहनों का जो इंजन होता है, जैसे पेट्रोल या डीजल इंजन में ईंधन जो होता है, ईंधन सबसे पहली चीज कौन सी ऊर्जा है, रासायनिक ऊर्जा, और ये रासायनिक ऊर्जा पहले चेंज होगी ऊष्मीय ऊर्जा में, और फिर यही ऊष्मीय ऊर्जा यांत्रिक कार्य में बदलती है। ठीक है, ये इसे कहते हैं ऊष्मागतिक चक्र, ऊर्जाओं का जो है रूपांतरण। और सबसे खास एग्जाम्पल, हमारे हाथ रगड़ने से हाथ गर्म हो जाते हैं, यानी हमने कुछ कार्य किया, कार्य मतलब यांत्रिक ऊर्जा, और वो यांत्रिक ऊर्जा चेंज हो गई ऊष्मा में। तो इन सभी चीजों को कैसे हम चेंज करेंगे आपस में, यही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। ऊष्मागतिक निकाय यानी थर्मोडायनेमिक सिस्टम क्या होता है, तो वह भाग या क्षेत्र या पदार्थ जिसे हम अध्ययन के लिए चुनते हैं ऊष्मागतिक निकाय कहलाता है। या जिस निश्चित भाग को हम ऊष्मा, कार्य या ऊर्जा के आदान प्रदान के अध्ययन के लिए चुनते हैं उसे निकाय कहते हैं। जैसे आप एक बीकर में लेकर के पानी को रख दीजिए, तो वो बीकर के अंदर का जो भाग होता है वो निकाय है, और उसके बाहर का भाग हो जाता है परिवेश। तो ये चीज याद रखें, जिसको हम यूज में लेते हैं, हम जो पढ़ रहे हैं, जैसे हम ये पढ़ रहे हैं ना ये चीज, तो ये हो गया निकाय। इसके बाहर की चीजें क्या हो गई, ये हो गई परिवेश। एक बोतल में, मिल्टन के बोतल में पानी भरेंगे तो अंदर हो जाएगा, बोतल के अंदर का भाग निकाय और बाहर का भाग होता है परिवेश। तो निकाय और परिवेश मतलब अंदर का भाग, और बाहर मतलब परिवेश, वातावरण जिसको कहते हैं। निकाय के बाहर का वह संपूर्ण भाग जिससे निकाय ऊष्मा या कार्य का आदान प्रदान करता है उसे परिवेश कहते हैं। भाई अगर हम गर्म निकाय लिए तो वो वातावरण को ऊष्मा देगा, ठंडा निकाय लिए तो वो वातावरण से ऊष्मा लेगा। क्लियर है बात? यानी निकाय के बाहर की सारे पदार्थ परिवेश कहलाते हैं। इसका हम एक डायग्राम देखेंगे, और बहुत बेहतरीन डायग्राम है। तो ये है
निकाय, ये अंदर का भाग निकाय, और ये निकाय की क्या है, सीमा या परिसीमा, और ये इसके बाहर की जो चीजें हैं वो परिवेश होती है। सीमा रेखा क्या होती है, यानी बाउंड्री। निकाय तथा परिवेश को अलग करने वाली काल्पनिक रेखा या सतह जो होती है सीमा रेखा कहलाती है। जैसे बीकर जो हुआ हमारा, वो सीमा रेखा। ग्लास के अंदर पानी भरा तो गिलास हमारा जो होता है वो सीमा रेखा होती है। उदाहरण, थर्मस फ्लास्क में चाय। थर्मस फ्लास्क में अगर चाय रखेंगे, थर्मस में चाय रखते हैं मिल्टन वाले में, तो अंदर निकाय क्या होगा, थर्मस के अंदर की चाय। परिवेश क्या होगा, फ्लास्क के बाहर का वातावरण। और यहाँ सीमा रेखा क्या है, थर्मस की दीवार। ठीक है भैया, आगे बढ़ते हैं। निकायों के प्रकार। पहला निकाय है खुला निकाय। वे निकाय जो परिवेश से ऊष्मा व द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान कर सकते हैं, खुला निकाय कहलाता है। खुले गिलास में रखी चाय, ऊष्मा तो जाएगी जाएगी बाहर में, और कुछ जो हमारा लिक्विड होता है वो भाप बन करके उड़ भी तो जाता है, तो कुछ द्रव्यमान भी चला जाता है। चाय की वाष्पें, ये हो गई द्रव्यमान, और ऊर्जा के रूप में किया जाता है ऊष्मा। क्लियर है बात भैया। अगला है निकाय बंद निकाय, क्लोज्ड सिस्टम कहते हैं। ऐसे निकाय जो परिवेश से केवल ऊर्जा का आदान प्रदान करते हैं, द्रव्यमान का नहीं, बंद निकाय कहलाते हैं। जैसे बंद गिलास में रखी चाय, एक चाय लीजिए उसको बंद कर दीजिए तो केवल वो चाय ठंडी ही होगी, उसकी मात्रा में कोई कमी नहीं आएगी, द्रव्यमान में कोई कमी नहीं आएगी, क्योंकि भाप बन के कुछ उड़ेगा ही नहीं, भाप तो अंदर ही रहेगा ना, तो द्रव्यमान तो जाएगा नहीं, द्रव्यमान उतना ही रहेगा, केवल जाएगी क्या, ऊष्मा। ऊष्मा स्वतः चली जाएगी। ऊष्मा के संचरण के लिए आपको माध्यम की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऊष्मीय विकिरण हमने पढ़ा था, वो निर्वात में भी गमन कर सकती है, तो उसके लिए आपको माध्यम की जरूरत नहीं है कि आप खोलोगे तभी ऊष्मा जाएगी। चाय बंद भी रखेंगे तब भी वो धीरे धीरे ठंडी होगी, कम ऊष्मा जाएगी लेकिन जाएगी जरूर। विलगित निकाय बहुत बेहतरीन है। आइसोलेटेड सिस्टम, आइसोलेटेड का नाम सुना होगा, आइसोलेशन का नाम सुना होगा हॉस्पिटल डिपार्टमेंट में। तो ये ऐसे निकाय जो परिवेश से ऊष्मा तथा द्रव्यमान दोनों का आदान प्रदान नहीं करते हैं, विलगित निकाय कहलाते हैं। यानी जिनकी बाहरी दुनिया से कोई मतलब ही नहीं, अपने में ही खुश। अब बंद थर्मस में रखा गर्म पानी या गर्म चाय, चाय कभी भी गर्म नहीं होगी, इसके बारे में भी आगे पढ़ेंगे हम लोग। और चाय की मात्रा भी कम नहीं पड़ेगी, वो द्रव्यमान भी नहीं भेजेगा बाहर, वाष्पें भी नहीं जाएंगी, साथ ही साथ ऊष्मा भी नहीं जाएगी। उसमें दीवारें लगी होती हैं, कुछ अलग दीवारें, जिसको हम सब लोग रुद्धोष्म दीवार कहते हैं, वो ऊष्मा को आने जाने नहीं देता है। अब हम आगे बढ़ते हैं, ऊष्मा गतिक चर। ऊष्मा गतिक चर क्या होते हैं वो चीज पढ़ेंगे। जैसे मैथ में वेरिएबल एक्स वाई जेड होते थे, वैसे ऊष्मा गतिकी में कौन बदलता रहता है लगातार, उसके बारे में पढ़ेंगे। वे भौतिक राशियां जो ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था को प्रदर्शित करती हैं उन्हें ऊष्मागतिक चर कहते हैं। तो ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था कैसी है, ठोस, द्रव, गैस, इन सभी चीजों के बारे में कौन बताएगा। ताप, दाब, आयतन, संरचना, मोलों की संख्या, ये सभी बताएंगे। अब इन चरों का बीजगणितीय संबंध निकाय की अवस्था समीकरण कहलाती है, और वो होता है PV बराबर nRT। इसे कहते हैं n मोल के लिए आदर्श गैस समीकरण। कितने मोल के लिए, n मोल अणुओं के लिए। गैस के अणु n मोल हो, n मोल मतलब 1 मोल, 2 मोल, मोल मतलब कणों की संख्या। अब तापीय संतुलन क्या होता है, बहुत बेहतरीन है ये चीज। यदि दो निकाय का ताप समान हो तो वे तापीय संतुलन में होते हैं। एग्जाम्पल सबसे बढ़िया, एक ठंडे कप में रखी चाय कुछ देर में ठंडी होकर कमरे के ताप की हो जाती है। ठीक, जितना कमरे का तापमान है उतना ही तापमान चाय का हो जाता है। अब चाय ना तो ऊष्मा उत्सर्जित करेगा और ना ही अवशोषित करेगा। अब ना तो उत्सर्जित कर रहा है ना ही अवशोषित, तो इसका मतलब कमरा और चाय दोनों कौन सी साम में आ गए, तापीय साम में, क्योंकि ताप का स्थानांतरण रुक जाता है। अरे ऊष्मा का स्थानांतरण रुक जाता है। ऊष्मा का स्थानांतरण किसके कारण होता है, तापांतर के कारण। जब ताप समान ही हो गए तो ऊष्मा कैसे जाएगी आएगी, ये होता है तापीय साम। ऊष्मा गतिक संतुलन क्या होता है ये चीज पढ़ेंगे, बहुत बेहतरीन चीज है। यदि कोई निकाय, ध्यान से समझिए, कोई निकाय है, चाय ही ले लीजिए, तापीय, यांत्रिक तथा रासायनिक संतुलन में हो तो वह
ऊष्मागतिक संतुलन में होते हैं। समझिए बात, कोई निकाय तापीय साम्य में भी हो, यांत्रिक साम्य में भी हो और रासायनिक साम्य में भी हो, तीनों में होंगे तो वो कहलाएगा कि ऊष्मा गतिक साम्य या ऊष्मा गतिक संतुलन। ठीक है, संतुलन मतलब ना तो दे रहा है ना तो ले रहा है। तो तापीय साम्य तो हमने पढ़ लिया है। यांत्रिक साम्य या संतुलन क्या होता है वो समझिए। निकाय पर परिणामी बल व बल आघूर्ण शून्य हो, यानी कोई बल ही ना लग रहा हो, ना अंदर से ना बाहर से, तो इसलिए तब वो होंगे यांत्रिक साम्य। रासायनिक साम्य या संतुलन मतलब निकाय के उत्पाद व अभिकारक की सांद्रता, सांद्रता मतलब मात्रा, नियत हो, ठीक, मात्रा फिक्स हो, ना बढ़े ना घटे, कोई बल ना लगे, दाब वगैरह ना लगे, और वो तापीय साम्य भी हो, ताप में भी कोई अंतर ना हो, तो ये होते हैं ऊष्मागतिक संतुलन। ठीक भैया, इसके एग्जाम्पल देखते हैं, हर एक एग्जाम्पल। तो थर्मस फ्लास्क में रखे गर्म पानी को कुछ देर छोड़ दो। तो पहला, पानी, अंदर का पानी और भाप समान ताप पर पहुंच जाते हैं। ठीक है, ये होता है तापीय संतुलन। जैसे ही बंद थर्मस में रखेंगे तो थोड़ी देर बाद जो पानी है और जो भाप है पानी का, उनके दोनों के ताप समान हो जाएंगे। थोड़ी देर बाद भाई ऊष्मा इधर उधर जाएगी, उन दोनों के ताप समान होंगे। जब ताप समान होंगे तो वो तापीय संतुलन में आ जाते हैं। और बर्तन के अंदर बाहर दाब समान होता है। समझिए बात, जितना दाब अंदर लग रहा उतना दाब बाहर लगता है। ये चीज होता है आपके थर्मस फ्लास्क में। इसको कहते हैं यांत्रिक संतुलन, है ना। जितना अंदर बल लग रहा उतना बाहर, यानी नेट बल कितना आ गया, 0। अब पानी के अणुओं में कोई रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। कोई भी रासायनिक परिवर्तन होने का मतलब उसका कोई कलर भी नहीं चेंज होता है, ठीक ना, उसका कोई गंध चेंज होता है, तो इसलिए हम कह सकते हैं वो रासायनिक संतुलन में है। ठीक है, अब बात करते हैं हम सब लोग ऊष्मागतिक प्रक्रम यानी थर्मोडायनेमिक प्रोसेस। वो होते क्या है, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है यहाँ पर। ठीक है, जब किसी ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था में, ये होता क्या वो अभी पढ़ेंगे। जब किसी निकाय की, ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था में तापमान, दाब या आयतन में परिवर्तन होता है तो उस परिवर्तन की प्रक्रिया को ऊष्मागतिक प्रक्रम कहते हैं। याद रखिए, अगर ऊष्मागतिक निकाय की अवस्था में तापमान, दाब, आयतन में परिवर्तन होगा, वो ऊष्मागतिक प्रक्रम या प्रक्रिया होगी। प्रक्रिया होने का मतलब उसके चर में परिवर्तन होगा, और ऊष्मागतिक चर अभी हम सब लोगों ने पढ़ा। तो इन चरों में जब परिवर्तन होगा वही हमारा ऊष्मागतिक प्रक्रम होगा। अवस्था परिवर्तन का मतलब जब कोई निकाय वातावरण से ऊष्मा या कार्य का आदान प्रदान करता है तो उसकी अवस्था परिवर्तित हो जाती है। भाई जाहिर सी बात है, ऊष्मा लेगा या देगा तो वो ठोस से द्रव, द्रव से गैस, ये सभी आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं, ऐसा होता है। इनके प्रकार के बारे में देखेंगे तो सबसे पहला आता है समतापी प्रक्रम, आइसोथर्मल प्रोसेस। समतापी नाम से ही डिफिनेशन क्लियर है कि वह प्रक्रम जिसमें निकाय का ताप स्थिर रहे, समतापी प्रक्रम कहलाता है। एग्जाम्पल है, गैस को धीरे धीरे फैलाना या संकुचित करना, सिकोड़ना कहने का मतलब। धीरे धीरे करेंगे तो उसका तापमान क्या रहेगा, नियत। और तापमान नियत है तो तापमान में परिवर्तन क्या होगा, 0 होगा, होगा ही नहीं। और तापमान में परिवर्तन नहीं होगा तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा। आंतरिक ऊर्जा कहने का मतलब जो निकाय के अंदर के अणु है उनकी जो ऊर्जा होती है वही उसकी आंतरिक ऊर्जा होती है। तो ताप बढ़ाएंगे नहीं, ताप नियत ही, तो जाहिर सी बात है वो ऊष्मा ना तो ले रहा है ना तो दे रहा है, जाए। ठीक है भैया, तो ऊष्मा ना तो ले रहा है ना तो दे रहा है, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन होगा, वो वही रहेगा। डेल्टा यू का मान भी 0 होगा, यानी यू टी के समानुपाती होता है, ये याद रखिए। तो टी क्योंकि कांस्टेंट है, तो बॉयल का नियम क्या कहता है, अगर तापमान नियत है तो जो दाब होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दाब जो होता है वो आयतन के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अगर आप आयतन बढ़ाएंगे तो दाब कम हो जाएगा, यानी कि आप गैस निकाय का आकार बढ़ाएंगे तो उसके अणु जो बल लगा रहे हैं एक दूसरे पर, दाब लगा रहे हैं, वो कम हो जाएगा। और अगर आप आयतन घटाएंगे, सिकोड़ेंगे उसको, तो कण पास पास आएंगे तो दाब का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा।
अगला हमारा प्रक्रम है समदाबी प्रक्रम। ये क्या होता है? वह प्रक्रम जिसमें निकाय का दाब स्थिर रहे, समदाबी प्रक्रम कहलाएगा। तो दाब स्थिर रहने का मतलब क्या है? दाबांतर जीरो। और एक चीज ये याद रखिए, अगर दाब कांस्टेंट है तो v किसके समानुपाती होगा? t के समानुपाती होगा। यानी तापमान बढ़ाएंगे तो दाब क्योंकि नियत है तो जाहिर सी बात आयतन का मान आपको बढ़ाना पड़ेगा। कण दूर, तापमान बढ़ाएंगे तो दाब नियत रखने के लिए कण को दूर दूर ले जाना पड़ेगा। भाई जाहिर सी बात, कण दूर दूर, ताप बढ़ाएंगे, कण टकराएंगे, टकराएंगे तो यानी दाब बढ़ेगा। तो टकराए ना, दाब जितना पहले था उतने रहे, उसके लिए हम उसका आकार बढ़ाते हैं, निकाय का मतलब आयतन बढ़ाते हैं। तो इस प्रक्रम में निकाय द्वारा किया गया कार्य जो होता है पी इंटू डब्ल्यू, पी डब्ल्यू बराबर पी इंटू डेल्टा वी होता है, और वो एन आर डेल्टा टी के बराबर होता है। एन आर डेल्टा टी हम आदर्श गैस के लिए यूज करेंगे। ये होते क्या है एक बार और समझाएंगे जब हम ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम पढ़ लेंगे, तब ये एक बार फिर से समझाएंगे इसको। तब तक यहाँ पर देख लीजिए बस। प्रक्रम में गैस को दी गई ऊष्मा, कितनी ऊष्मा दी जाती है समतापी प्रक्रम में? अगर दाब नियत है तब की बात है, एनसीपी डेल्टा टी। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होता है एनसीवी डेल्टा टी। सीपी और सीवी ये चीज हमने पढ़ाया था पदार्थों या द्रव्य के ऊष्मीय गुण में या तापीय गुण में, ठीक है। दाब, ये सीपी होता है स्थिर दाब पर विशिष्ट ऊष्मा, स्थिर आयतन पर विशिष्ट ऊष्मा। इसको ग्राम अणु विशिष्ट ऊष्मा भी बोला जाता है। ये गैसों के लिए केवल यूज होता है, ठीक। एग्जाम्पल क्या है? पानी को खुले बीकर में गर्म करना। अगर पानी को खुले बीकर में गर्म करेंगे तो होगा क्या? बीकर के ऊपर वायुमंडलीय दाब हमेशा नियत रहता है। तो बीकर के ऊपर का दाब हमेशा नियत रहता है, वो चाहे कण तो दूर दूर जाएंगे लेकिन उसमें दाब उस पर जितना पहले लग रहा था बीकर के अंदर, उतना ही जब वो भाप बन करके उड़ेगा पानी तो उस पर जो दाब लगेगा वो भी वायुमंडलीय दाब यानी उतना ही लगेगा। क्लियर बात? अब बढ़ते हैं आगे, रुद्धोष्म प्रक्रम। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे यूज में भी आएगा, एडियाबेटिक प्रोसेस। ये होता क्या? वह प्रक्रम जिसमें निकाय परिवेश के साथ ऊष्मा आदान प्रदान नहीं कर सके, ना कर सके, रुद्धोष्म प्रक्रम कहलाता। मतलब जैसे मिल्टन का बोतल ले लीजिए, ना तो ऊष्मा अंदर जाती है बोतल के अंदर और ना तो बोतल से बाहर निकल पाती है। यानी बोतल को दी गई ऊष्मा या ली गई ऊष्मा क्या होती है? जीरो। और यह प्रक्रम बहुत तेजी से होता है। एग्जाम्पल के लिए, अगर टायर दबता है साइकिल का तो बहुत तेजी से वो घटना होती है। गुब्बारा फूटता है तो बहुत तेजी से होती है वो घटना, और तेजी से इतनी होती है कि ऊष्मा आदान प्रदान हो ही नहीं पाता है। तो टाइम बहुत कम होता है, इसलिए ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं हो पाता है। इसीलिए ये निकाय से, निकाय और परिवेश में ऊष्मा का आदान प्रदान नहीं होता। इसी कारण, यही कारण तेजी से होता है, इसी कारण ऐसा होता है, क्योंकि धीरे धीरे होने पर ऊष्मा बाहर चली जाएगी। क्लियर बात? अब गैस का ताप, दाब व आयतन परिवर्तित होते रहते हैं इस रुद्धोष्म प्रक्रम में। उसके लिए ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो होता है वो Q बराबर डेल्टा U यानी कि आंतरिक ऊर्जा में वृद्धि और प्लस W के बराबर होता है। अब अगर Q का मान जीरो है, ठीक है, तो डेल्टा U बराबर क्या हो जाएगा? इधर ले जाएंगे W माइनस हो जाएगा, आंतरिक ऊर्जा जो होगी वो नेगेटिव आएगी। अर्थात यदि गैस कार्य करती है, समझिए बात, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा घटती है। यदि हम कार्य करेंगे निकाय पर तो आंतरिक ऊर्जा क्या होगी? बढ़ेगी। हमारी ऊर्जा उसको मिलेगी ना गैस के कणों को, तो उसकी आंतरिक ऊर्जा बढ़ती है, यानी कि तापमान बढ़ता है। याद रखिए इस प्रोसेस में तापमान घटता है, ठीक। अब रुद्धोष्म प्रसार क्या होता है, इसी का एक टॉपिक है। जब गैस फैलती है तो वह खुद कार्य करती है। समझिए बात, जब गैस फैलती है तो वो खुद कार्य करती है, इसलिए उसकी आंतरिक ऊर्जा घटती है। यही प्रोसेस है जिससे ताप भी कम होगा। अभी हमने पढ़ा था तापमान पर ही आंतरिक ऊर्जा निर्भर करती है। एग्जाम्पल है, अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस जब अचानक फैलती है तो ठंडी हो जाती है। ठंडी होने का मतलब, फैलती है का मतलब क्या है? आंतरिक ऊर्जा घट रही है। भाई कण दूर दूर जा रहे हैं, पहले पास पास थे तो ऊर्जा ज्यादा थी, दूर दूर हो गए तो ऊर्जा कम हो गई, और दूर दूर हो गए तो जाहिर सी बात है फैलेगी तो वो ठंडी हो जाती है। यही कारण है ना, आंतरिक ऊर्जा घटती है। या समझिए बात, यहाँ से जब गैस फैलती है तो वह खुद कार्य करती है, अर्थात उसकी आंतरिक ऊर्जा घटती है। आंतरिक ऊर्जा घटेगी तो ताप भी क्या होगा? घटेगा। तो अग्निशामक यंत्र में CO2 गैस जब अचानक फैलती है
तो वह ठंडी हो जाती है, परिणाम स्वरूप आग बुझ जाता है। समायतनिक प्रक्रम आइसोकोरिक प्रोसेस होता है, वह प्रक्रम जिसमें निकाय का आयतन नियत रहे। भाई जब जिस जो नाम है वही के आधार पर डिफिनेशन बनेगी, समायतनिक प्रक्रम कहलाता है। अगर आयतन नियत है तो आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा, और आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होगा तो दाब जो होगा, याद रखिए ये रूल होता है, ये हम गैसों का आणविक सिद्धांत में पढ़ेंगे। जस्ट इसके बाद चैप्टर हम ये जल्द से जल्द स्टार्ट करेंगे। जब आयतन नियत होगा तो जाहिर सी बात है ताप बढ़ाने पर दाब बढ़ेगा। आयतन नियत मतलब जगह फिक्स है, और ताप अब बढ़ाएंगे जब जगह फिक्स है। एक मान लीजिए बीकर है, अब तापमान बढ़ाएंगे और जगह फिक्स है, बीकर का आकार तो बढ़ा नहीं सकते, ठीक। तो अगर तापमान बढ़ाएंगे तो कण टकराएंगे एक दूसरे से ज्यादा, यानी कणों पर जो दीवार पर टकराएंगे ज्यादा, तो यानी ताप भी क्या लगाएंगे ज्यादा, यानी ना तो गैस फैलती है और ना ही सिकुड़ती। आयतन फिक्स है ना। इस प्रक्रम में कृत कार्य T बराबर, भाई आयतन में कोई परिवर्तन हुआ नहीं तो W बराबर क्या आएगा, 0। ये गैस कोई कार्य नहीं करती है, जितना पहले थी उतना बाद में। अब प्रक्रम में गैस को दी गई ऊष्मा जो होती है वो NCV डेल्टा T होती है, ये याद रखिए। नियत आयतन पर जो ऊष्मा होती है वो CV से लिखी जाती है, ग्राम आणविक विशिष्ट ऊष्मा, ठीक। अब आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा, तो U बराबर क्यों होगा, क्योंकि W का मान क्या हो गया ऑलरेडी 0। तो जो भी आप ऊष्मा देंगे वो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन के रूप में जाएगा, क्योंकि गैस ना तो सिकुड़ रही ना तो फैल रही, यानी वो कुछ कार्य ही नहीं कर रही, उसका आयतन फिक्स है। तो गैस को दी गई संपूर्ण ऊष्मा आंतरिक ऊर्जा में बदल जाती है, ये याद रखिए, ठीक है। और यानी ये यही चीज हम यहाँ पर रख देंगे, ये डेल्टा U का मान वही Q का मान हो जाएगा। एग्जाम्पल देखिए, बल्ब के अंदर गैस को गर्म करने पर आयतन नहीं बदलता। अब गैस आर्गन भरी होती है, आर्गन कोई भी अक्रिय गैस भरते हैं बल्ब के अंदर, तो जब गर्म होती है गैस तो क्या बल्ब का आकार बढ़ता है, नहीं बढ़ता है, यानी उसके कण क्या होंगे, दाब ज्यादा लगाएंगे, ये प्रोसेस उसमें होता है। तो हम चक्रीय प्रक्रम यानी साइक्लिक प्रोसेस के बारे में पढ़ेंगे, वह प्रक्रम जिसमें निकाय की सभी अवस्थाएं एक क्रम से बदलने के बाद अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है, चक्रीय प्रक्रम कहलाता है। यानी ये आयतन वक्र है, ये आयतन अच्छा है, ये दाब अच्छा है, इसमें कोई भी निकाय जो होता है, यानी कण जहां से चला है, कण जहां से चला वो वहीं पर आ जाएगा, कोई भी कण जहां से चला वहीं पर आ जाता है, तो ये होता है उसका चक्रीय प्रक्रम। यानी जितनी आंतरिक कण जहां पर था वहीं आ गया, तो आंतरिक ऊर्जा जितनी पहले थी कण की उतनी ही बाद में, तो आंतरिक ऊर्जा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, यानी डेल्टा U का मान 0। तो यह प्रक्रम समतापी, समदाबी, रुद्धोष्ण, समायतनिक प्रक्रमों से मिलकर बनता है। ये सभी जो प्रक्रम पढ़े उन्हीं से मिलकर के बनता है। और एक चक्र में कृत कार्य जो होता है वो वक्र के क्षेत्रफल के बराबर होता है। ये वक्र का जो क्षेत्रफल बनेगा यहाँ पर, उसका क्षेत्रफल जो आएगा उसी के बराबर कार्य आता है। अब क्यू बराबर, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है, क्यू बराबर होता है डेल्टा U प्लस W। अब डेल्टा U तो 0, तो जो भी ऊष्मा हम देते हैं वो खर्च हो जाती है कार्य में, यानी कि समतापी से समदाबी, समदाबी से रुद्धोष्ण, रुद्धोष्ण से समायतनिक, यानी बस केवल और केवल उसका आकार बढ़ाने घटाने बढ़ाने घटाने में खर्च होता है, बस ये होता है और कुछ होता नहीं है। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स, इसके कुछ प्रकार हैं, पहले वो देख लेते हैं। वो फ्रेम में आ नहीं रहा तो उसको पहले ले आते हैं। तो इसके प्रकार हैं, अगर क्लॉकवाइज यानी दक्षिणावर्त घड़ी के सुई की दिशा में साइकिल है, ये चक्रीय प्रक्रम घड़ी की सुई की दिशा में हो रहा है, तो निकाय द्वारा कार्य किया जाता है। एग्जाम्पल है ऊष्मा इंजन। एंटी क्लॉकवाइज साइकिल है तो निकाय पर कार्य किया जाता है। अब ध्यान से देखिए, क्लॉकवाइज है ना, ये क्लॉकवाइज हो रहा है तो जाहिर सी बात है निकाय द्वारा कार्य किया जा रहा है, निकाय खुद कार्य कर रहा है। अगर यही उल्टा होता एंटी क्लॉकवाइज तो हम कार्य करते, जाहिर सी बात है तो कार्य माइनस आता, कार्य हम जब करेंगे तो माइनस, निकाय खुद करेगा तो प्लस, ठीक है। तो उसमें ऊष्मा इंजन में यही चीज होता है। अब प्रशीतक तुम्हारी जो फ्रिज होती है वो निकाय पर हम खुद कार्य करते हैं, जब हम खुद काम करते हैं तब जाकर के वो अंदर की चीजें ठंड होती है। क्लियर, हम कार्य करते हैं मतलब हम ऊष्मा देते हैं बस। एग्जाम्पल, इंजन में गैस
ऊष्मा ग्रहण करके कार्य करती है, ठीक है। फिर अपनी प्रारंभिक अवस्था में लौट आती है। इंजन में यही होता है, ऊष्मा ग्रहण करेगा, भाई वो यांत्रिक ऊर्जा ऊष्मीय ऊर्जा में बदलेगी और उसी उसी पर कार्य वो करेगा। अब फ्रिज में गैस जो भरी होती है फ्रेयान, एक बंद चक्र में घूमती रहती है, भाई बंद है उसी में घूमती रहती है और चीजों को ठंडा करती रहती है। ये टोटल चीजें इसमें थी इस वीडियो में। अब नेक्स्ट वीडियो में हम सब लोग ऊष्मागतिकी के नियमों के बारे में पढ़ेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, उनका यूज क्या है डेली लाइफ में, तो सभी के सभी चीजों को पढ़ेंगे। मिलते हैं फिर भैया नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो पसंद आए उसे लाइक और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करके जाइएगा।